जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला एकेडमी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम पहले देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का जो पहला लॉ है वो आपसे बोलता है कि अगर मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है जो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगा। तो जैसे कि मान लीजिए कहीं पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है हमेशा किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, जब तक ये कोई इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और मान लीजिए किसी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने और उसने मूव करना शुरू कर दिया, तो वो लगातार कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कि कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे जो कि उसको स्टॉप कर सके। This means that objects have a natural tendency to resist change in their motion whenever they are at rest or moving. The amount of resistance to change in motion is known as inertia and it depends on the mass of object. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ही ज़्यादा उसका इनर्शिया होगा, और जितना कम मास होगा उतना कम उसका इनर्शिया होगा। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इनर्शिया है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हमारी रियल लाइफ में से बहुत सारे एग्जाम्पल है जहाँ पे आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है जो कि बस में ट्रेवल कर रहा है और सडनली क्या होता है कि बस वाले ने बस का ब्रेक लगाया, तो आप देखेंगे जो पर्सन खड़ा हुआ है वो आगे की तरफ थोड़ा सा बेंड होगा, क्योंकि क्या था कि जो पहले पर्सन था वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो उसके जो पाँव है वो तो फ्रिक्शन के कारण जो बस का फ्लोर है उससे कांटेक्ट में, तो वो तो जो बस का मोशन उसी को फॉलो करेंगे। जो अपर बॉडी है वो क्या है, लिटिल फ्री टू मूव। तो क्या होगा, जैसे ही आप ब्रेक मारेंगे तो उसके जो पाँव हैं जो मतलब रखे हुए हैं वो तो रेस्ट पे ही रहना चाहेंगे क्योंकि वो तो बस के साथ कांटेक्ट में आ गए। लेकिन जो उसकी अपर बॉडी है वो क्या है, अभी मोशन में, और सडनली आपने ब्रेक अप्लाई किया तो जो पाँव थे वो तो रेस्ट में रहे, लेकिन जो अपर बॉडी वो क्या करेगी, स्लाइटली अपवर्ड मूव करेगी। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए जैसे हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा तो ये किस बारे में था, ये था कि इनर्शिया के बारे में। जो होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, और अगर मान लीजिए मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना हो, जीरो। वहीं हम देखें न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन ऑफ फिजिक्स इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन ए फोर्स इज अप्लाइड टू इट। मतलब ये आपको सिंपली बताता है, जैसे फर्स्ट लॉ बता रहा था कि कोई किसी के ऊपर अगर मान लीजिए नेट फोर्स जीरो है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर मान लीजिए मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। लेकिन वहीं मान लीजिए कभी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है तो उस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो उसका जो मोशन है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो मोशन चेंज होगा, और वो किस तरीके से चेंज होगा उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको मैं अभी आपको ड्राइव करके बताऊंगा। द लॉ स्टेट दैट the acceleration of an object is directly proportional to the net force acting on the object and inversely proportional to its mass। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के तो प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्टली, और जो उसका मास होगा उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर अगर वहीं हम देखें, दिस मीन्स दैट द हार्डर यू पुश एन ऑब्जेक्ट द फास्टर इट विल एक्सेलरेट एंड द हेवियर एन ऑब्जेक्ट इज स्लोअर इट विल एक्सेलरेट फॉर अ गिवन फोर्स। तो ये जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसको हम हमारी रियल लाइफ में आप देखेंगे हर जगह यूज़ करते हैं। अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, और ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है m। ठीक है, अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इनिशियली किस पे है, रेस्ट पे। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ F। तो इसकी वजह से क्या होगा, इस F की वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है क्या करेगा, एक्सेलरेट। आपने जैसे आपकी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा एक और डेफिनेशन जिसको हम यूज़ करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के लिए, उसी से हम इसको ड्राइव करेंगे। वो क्या बोलता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक चीज़ हम यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा मोमेंटम होता है ना उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम इंटू वी। जो v होता है दैट इज वेलोसिटी, m इज अ मास, मास इज स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर मोमेंटम इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हमने यहाँ पे क्या बोला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये जो होता है हमारा ये होता है नेट एक्सटर्नल फोर्स या एफ नेट ऑन बॉडी। तो मैं बोल सकता हूँ डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी।
अभी हम जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारा जो मास है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, इसलिए dm/dt क्या होगा, 0। आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन। वैसे ही हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज़ फोर्स। तो एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। अब जैसे कि हमने इसमें डिस्कस किया एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे, वेक्टर एफ अपॉन एम। तो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि जो एक्सेलरेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट हेवियर है तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम एक्सेलरेशन के लिए। भाई हम बात करें कि अगर मान लीजिए अगर फोर्स ज़्यादा लग रहा है एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। जो फोर्स होता है हमारा इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और जो इसकी यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ न्यूटन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion states that for every action there is an equal and opposite reaction. This means that when an object exerts force on another object, the second object exerts an equal and opposite force back on the first object. This law applies to all objects in the universe, smallest particle to the largest bodies. अगर आप मान लीजिए कहीं पे भी कोई फोर्स लगाएं, जैसे यहाँ पे एक्शन से मतलब क्या है हमारा, अगर यहाँ पे कहीं पे एक्शन लिखा है तो एक्शन क्या है हमारा, एक्चुअली में कोई फोर्स। और जब हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की, तो रिएक्शन भी क्या होगा हमारा, एक फोर्स होगा। तो सपोज़ करिए जैसे कि एक बॉल है ना, और यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो इस दीवार को धक्का मार रहा है। अब आपको पता है कि जो दीवार है वो तो फिक्स है, वो तो मूव करेगी नहीं। तो जितना फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही जो फोर्स है रिएक्शन का वो कौन लगा रहा है, दीवार इस पर्सन के ऊपर। अगर मान लीजिए हमारा एक्शन है तो ये दूसरा फोर्स क्या होगा हमारा, रिएक्शन। जैसे कि मान लीजिए ये ग्राउंड है और यहाँ के ऊपर यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है सपोज करिए, तो आपको पता है कि इसका जो फोर्स है ये एक फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ ग्राउंड के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ग्राउंड है वो भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये ग्राउंड के ऊपर स्टेबल खड़ा रहेगा। कभी भी आप देखेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर, तो मान लीजिए कोई पेयर है जो कि क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। तो इस केस में क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन दोनों जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सेम नेचर के। मतलब कि कभी भी इनका ऐसा नहीं हो सकता कि एक ग्रेविटेशनल और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हो, तो दोनों का नेचर क्या होगा, सेम। जो एक्शन का नेचर होगा वही रिएक्शन का नेचर होगा। दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा एक्शन और रिएक्शन का वो क्या होगा, हमेशा इक्वल। और अगर हम बात करें डायरेक्शन की, तो अगर मान लीजिए इसकी माइनस तरफ है तो इसकी प्लस, तो डायरेक्शन कैसी होगी इनकी, अपोजिट टू इच अदर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ पे हमने क्या किया, एक ब्लॉक रखा जिसका मास कितना है, m। अब आपको पता है अगर इस ब्लॉक को हम लेते हैं तो ये ग्राउंड के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, कौन सा, mg। तो अब mg का एक रिएक्शन पेयर होगा, तो वो कहाँ होगा, तो वो होगा जो अर्थ है उसके सेंटर पे। तो जितने फोर्स से अर्थ इस ऑब्जेक्ट को मतलब अपनी तरफ पुल करेगी, उतनी ही फोर्स से ये ऑब्जेक्ट है वो भी अर्थ को अपनी तरफ पुल करेगा। बट ऑब्वियस सी बात है, हम देखते हैं कि हमेशा मास ही मूव करता है ना, अर्थ कभी मूव नहीं करती। उसका रीज़न क्या है कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, जो ऑब्जेक्ट हमारा जो मास हम लेंगे अर्थ के ऊपर उसके कंपेरिजन में। वैसे आप देखिए जैसे मैंने आपको नॉर्मल रिएक्शन बताया था, तो क्या हो रहा होगा इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये दोनों सरफेस कैसी हैं, कॉन्टैक्ट में। तो ये जो ऑब्जेक्ट है मास m, ये इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लगाएगा, और जो ग्राउंड है वो नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर की तरफ लगाएगा। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि दोनों की दोनों नॉर्मल जो हैं वो क्या हैं, इक्वल एंड अपोजिट, सेम नेचर के हैं, और मैग्नीट्यूड क्या रहेगा दोनों का, सेम। तो आई होप आपको न्यूटन्स के तीनों लॉ समझ में आए होंगे, और इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो अब हम करेंगे। अभी तक मैंने आपको जितना ही बताया वो पूरा का पूरा क्या था, थ्योरेटिकल पोर्शन था न्यूटन्स के लॉज का। अब ये जो न्यूटन्स के लॉ है, अब इसको हम रियल लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। जो हमारे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम सबको आइडियल केस में ही कंसिडर करने वाले हैं। जब भी कोई कंडीशन रहेगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा वो कंडीशन।